हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कालाजार एजुकेशन। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं रिएक्ट डेटा टेबल कंपोनेंट लाइब्रेरी के ऑफिशियल डॉक्स को और विजिट करेंगे उनके ऑफिशियल वेबसाइट को और देखेंगे हमें इस लाइब्रेरी को कैसे इंस्टॉल करना है, इसको हम अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम अपनी लाइब्रेरी के ऑफिशियल डॉक्स पर आ गए हैं, यूं कह लीजिए अपनी लाइब्रेरी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें हर तरीके की हेल्प प्रोवाइड की गई है कि कैसे हमें इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है, इसके बेसिक एग्जांपल्स कैसे इनिशियलाइज करने हैं और अगर इस लाइब्रेरी की हेल्प से हम अपने टेबल को इनिशियलाइज करेंगे तो वो टेबल कैसे दिखेगी, इन सब चीजों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट पर दी गई है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसे इंस्टॉल कैसे करना है। देखिए अगर आप अपने एप्लीकेशन में npm का यूज कर रहे हैं तो आपको लिखना है npm इंस्टॉल रिएक्ट डेटा टेबल कंपोनेंट। हमने अपने प्रोजेक्ट में यार्न का यूज किया है, इसलिए हम यार्न ऐड कमांड का यूज करेंगे इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए। और यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि आपको एक एक्स्ट्रा पैकेज भी इंस्टॉल करना होगा अपने एप्लीकेशन में जिसका नाम है स्टाइल कंपोनेंट। तो हम इस पैकेज को भी अपने एप्लीकेशन में इंस्टॉल करेंगे क्योंकि हमारी जो डेटा टेबल कंपोनेंट वाली लाइब्रेरी है वो हमारे एक पैकेज पर डिपेंडेंट है जिसका नाम है स्टाइल कंपोनेंट। तो अगर हम चाहते हैं हमारी लाइब्रेरी एफिशिएंटली वर्क करे तो हमें इस दूसरे पैकेज को भी इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है स्टाइल कंपोनेंट। तो इस लाइब्रेरी का यूज करने के लिए आपको इसको भी इंस्टॉल करना होगा। तो चलिए अब इस लाइब्रेरी के बेसिक कोड को देख लेते हैं कि हम कितने कम नंबर ऑफ लाइंस में इस लाइब्रेरी की हेल्प से अपने एप्लीकेशन में टेबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो देखिए आपको सिर्फ इतना पीस ऑफ कोड लिखना है और आपके एप्लीकेशन में एक टेबल इनिशियलाइज हो जाएगी। जैसा कि आप लोग कोड में देख सकते हैं, सबसे पहले हमें इस लाइब्रेरी से डेटा टेबल को इंपोर्ट कराना होगा। फिर उस डेटा में हम जो कॉलम्स इनिशियलाइज करना चाहते हैं हमें उसको एक वेरिएबल के अंदर डिक्लेयर करने होंगे, उसको नेम प्रॉपर्टी देनी होगी, सिलेक्टर प्रॉपर्टी देनी होगी। फिर इन्हीं कॉलम्स के अकॉर्डिंग हमें अपने डेटा को मैप भी कराना होगा जैसा कि हमने यहाँ पर कर रखा है। और फिर कुछ नहीं करना है, बस अपने कंपोनेंट में डेटा टेबल लिखकर इस कंपोनेंट को इनिशियलाइज कर देना है और इसके कॉलम्स पैरामीटर में जो हमने ऊपर कॉलम्स इनिशियलाइज किए हैं उसको पास करना है और डेटा पैरामीटर में जो हमने डेटा इनिशियलाइज किया है। सिर्फ इतना करने से हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन में इस लाइब्रेरी की हेल्प से एक टेबल इनिशियलाइज हो जाती है जिस पर हमें कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शनैलिटीज और एक्स्ट्रा सेट ऑफ पैरामीटर्स मिलते हैं जिसकी हेल्प से हम अपने डेटा को इजिली मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अगर हम इतना सा कोड लिखें तो हमें अपने एप्लीकेशन में कैसा आउटपुट देखने को मिल सकता है। तो देखिए अगर आप अपने एप्लीकेशन में वो प्रीवियस कोड को इनिशियलाइज करेंगे तो आपको एक इस तरीके की टेबल अपने एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगी। ये जो टेबल आप देख रहे हैं एज इट इज ऐसी टेबल आपको अपने एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगी सिर्फ उतने पीस ऑफ कोड की हेल्प से। तो आप समझ गए होंगे ये लाइब्रेरी बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है एज कम्पेयर टू HTML टेबल। इस लाइब्रेरी का यूज करने से हमारा पीस ऑफ कोड काफी कम हो जाता है और हम बहुत ही कम लाइन्स ऑफ कोड में एक अच्छी खासी टेबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं जिसमें हमें सॉर्टिंग, सर्चिंग, पेजिनेशन, ये सारी चीजें हम बहुत ही इजीली अचीव कर सकते हैं। और आगे सीरीज में हम देखेंगे इस टेबल को हमें कस्टमाइज कैसे करना है, इसकी CSS को कैसे कस्टमाइज करना है और इस लाइब्रेरी के साथ हमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। तो हम ये सारा कुछ देखेंगे और इस लाइब्रेरी को काफी डिटेल में स्टडी करेंगे और इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे इस सीरीज के अंदर। तो देखिए इस सीरीज में हम जिस थर्ड पार्टी रेस्ट एपीआई का यूज करने वाले हैं उसका नाम है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, मतलब कि REQ/RES। देखिए हमारे एप्लीकेशन में डेटा स्टैटिक नहीं होगा, मैं इस थर्ड पार्टी रेस्ट एपीआई का यूज करके अपने एप्लीकेशन में डेटा गेट करूंगा और जो डेटा एपीआई हमें देगी उसको मैं अपने टेबल में इनिशियलाइज करूंगा और अपने यूआई में रेंडर करवाऊंगा। इस एपीआई का यूज हमने अपने रिएक्ट क्वेरी वाले सीरीज में भी किया है। अगर आपने अभी तक मेरी रिएक्ट क्वेरी वाली सीरीज नहीं देखी है तो उसको देख ले ताकि आप समझ जाएंगे इस थर्ड पार्टी एपीआई को आपको कैसे यूज करना है। और अगर आपको ये यूज करना नहीं भी आती तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज यहाँ पर हमारा मेन कंसर्न है डेटा टेबल कंपोनेंट लाइब्रेरी को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। तो मैं इतना तो मान के चल रहा हूँ कि आपको डेटा गेट करना या डेटा को यूआई में कैसे रेंडर कराना है ये सब आपको आता हो। हम इस सीरीज में सिर्फ ये देखेंगे कि हमें अपने डेटा को इस लाइब्रेरी की हेल्प से कैसे इनिशियलाइज करना है।
तो इस सीरीज में मैं जिस प्रोजेक्ट का यूज करने वाला हूँ उसकी गिट रिपोजिटरी मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दी है। तो इस रिपोजिटरी से आप इस प्रोजेक्ट के बॉयलर प्लेट को डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीजें पहले से ही इनिशियलाइज हैं, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। इस सेम प्रोजेक्ट को हमने अपनी रिएक्ट क्वेरी वाली सीरीज में भी यूज किया है। तो इसमें ऑलरेडी रिएक्ट क्वेरी इनिशियलाइज है, क्योंकि डेटा फैचिंग के लिए हम रिएक्ट क्वेरी का ही यूज करेंगे। हम रिएक्ट क्वेरी का यूज करके अपने थर्ड पार्टी एपीआई के एंड पॉइंट को हिट करेंगे और वहां से डेटा गेट करेंगे। तो हमारी थर्ड पार्टी एपीआई का लिंक, इस रिपोजिटरी का लिंक और जो हम डेटा टेबल कंपोनेंट लाइब्रेरी का यूज करने जा रहे हैं उसका लिंक, ये सारे के सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इन सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस सीरीज में यूज होने वाले इस प्रोजेक्ट के कोड को देख लेते हैं और मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि वो प्रोजेक्ट कैसे वर्क कर रहा है, हमने उसमें क्या क्या चीजें इनिशियलाइज की हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम अपने बीएस कोड के अंदर आ गए हैं और हमने अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया है। देखिए यही सेम प्रोजेक्ट मैंने अपनी रिएक्ट क्वेरी वाली सीरीज में भी यूज किया है। तो अगर आपने मेरी रिएक्ट क्वेरी वाली सीरीज देखी है तो आप इस प्रोजेक्ट के साथ फैमिलियर होंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको इस प्रोजेक्ट को ओवरव्यू दे देता हूँ और समझा देता हूँ इसमें चीजें कैसे काम कर रही हैं। देखिए हमने इस रिएक्ट प्रोजेक्ट में टेलविंड को ऑलरेडी इनिशियलाइज कर रखा है ताकि हम अपने प्रोजेक्ट में थोड़ी सी स्टाइलिंग अचीव कर सकें। और अगर आप लोग ये नहीं जानते कि टेलविंड क्या है, तो टेलविंड एक सीएसएस का फ्रेमवर्क है जिसमें कुछ प्री डिफाइंड सीएसएस क्लासेस है जिनकी हेल्प से हम अपने एप्लीकेशन में स्टाइलिंग को बहुत इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए इसमें मैंने app.js फाइल में रिएक्ट क्वेरी को इनिशियलाइज कर रखा है, उसके क्वेरी क्लाइंट को इनिशियलाइज कर रखा है और फिर मैंने एक route.js नाम का फोल्डर बनाया है जिसमें हमारे एप्लीकेशन के सारे राउट होंगे। ये प्रोजेक्ट मैंने रिएक्ट क्वेरी की सीरीज में यूज किया है, इसलिए ये सारे राउट जो आप देख रहे हैं वो एक्चुअली में हम रिएक्ट क्वेरी की सीरीज में यूज कर चुके हैं। तो मैं इस प्रोजेक्ट में कोई भी नया राउट नहीं बनाऊंगा, या अगर आगे जरूरत पड़ेगी तो जरूर बनाऊंगा, बट अभी आप मान के चलिए कि हमारे प्रोजेक्ट में यही राउट्स होंगे और कोई भी नया कंपोनेंट इस प्रोजेक्ट में जहां तक मुझे पता है मैं इनिशियलाइज नहीं करूंगा। जैसे कि मैं कॉन्टैक्ट कंपोनेंट को ओपन करता हूं, देखिए इस कॉन्टैक्ट कंपोनेंट में मैं डेटा को गेट कर रहा हूं और उसको अपने यूआई में रेंडर करवा रहा हूं। तो मैं इतना तो मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को डेटा गेट कैसे करना है और उसको यूआई में रेंडर कैसे कराना है ये सब आता होगा। आप मैप फंक्शन से भी फैमिलियर होंगे, वो कैसे वर्क करता है। मैं इस सीरीज में सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि आपको रिएक्ट डेटा टेबल कंपोनेंट लाइब्रेरी का यूज कैसे करना है, बिकॉज इस सीरीज में हमारा मेन कंसर्न वही है। तो डेटा गेट कैसे करते हैं, उसे मैप कैसे करते हैं, इन टॉपिक्स पर मेरा इतना फोकस नहीं रहेगा। मेरा मेन फोकस रहेगा आपको इस लाइब्रेरी की फंक्शनैलिटीज को समझाना और इस लाइब्रेरी को एक ऑप्टिमम वे में कैसे यूज करना है इसको बताना। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और अगर आपको इस सीरीज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी।